इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की दुनिया में आप कह सकते हैं एक डुबकी लगा रहे हैं। खास तौर पर उन योजनाओं पर ध्यान देंगे जो माँ और बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। नमस्ते जी, हमारे पास एक दस्तावेज है जो इन कई सारे कार्यक्रमों की एक रूपरेखा देता है और आज हमारी चर्चा का आधार यही रहेगा। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई कौन कौन सी योजनाएं हैं, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करती हैं, इनके पीछे की सोच क्या है। हाँ। और भारत की जो पूरी स्वास्थ्य यात्रा रही है उसमें इनका क्या महत्व रहा है। सच कहूं तो ये लिस्ट देखकर ही लगता है कि अरे बाप रे, कितना कुछ किया गया है। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। चलिए तो इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत पोषण से करते हैं। पोषण तो स्वास्थ्य की बिल्कुल बुनियाद है। सही कहा। पोषण की कमी, देखिए, कई समस्याओं की जड़ होती है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं में। दस्तावेज में सबसे पहले जिक्र है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम का। अच्छा। ये 1970 में शुरू हुआ था, खास तौर पर बचपन में जो अंधापन हो जाता है उसको रोकने के लिए। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसमें वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चों को रेगुलर इंटरवल पर विटामिन ए की डोज देते हैं ना? जी बिल्कुल। यानी ये एक बहुत सीधा हस्तक्षेप था, एक खास कमी को टारगेट करके। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और शुरुआती कार्यक्रम था राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम। ये भी 1970 का ही है। अच्छा, ये भी तभी का। हाँ, इसका लक्ष्य था आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रोकना। ये गर्भवती महिलाओं और बच्चों में बहुत आम है और मतलब इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। तो ये जो शुरुआती कार्यक्रम थे, ये एक तरह से कमी पूर्ति वाले मॉडल पर आधारित थे कि भाई जहां कोई खास पोषक तत्व कम है उसे सप्लीमेंट के तौर पर दे दिया। हाँ, कह सकते हैं काफी हद तक। इसी कड़ी में आप आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां आईडीडी के नियंत्रण का कार्यक्रम भी देख सकते हैं। हाँ, घेंगा वाला। हाँ, वो 1962 में घेंघा नियंत्रण के रूप में शुरू हुआ था। बाद में ये समझा गया कि भाई आयोडीन की कमी सिर्फ घेंघा नहीं करती, बच्चों के दिमागी विकास पर भी बहुत गहरा असर डालती है। तो फिर कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया गया और आयोडीन युक्त नमक पर जोर दिया गया। लेकिन मेरा मतलब है सिर्फ सप्लीमेंट देना क्या काफी होता होगा? पोषण तो एक बहुत बड़ी चीज है, पूरे आहार से, देखभाल से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और शायद यही सोच आगे के कार्यक्रमों में दिखती भी है। देखिए, 1970 के दशक में ही विशेष पोषण कार्यक्रम एसएनपी जिसे कहते हैं और बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम जैसे प्रयास भी हुए। अच्छा। इनका काम था बच्चों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को सीधे पोषण सहायता देना, मतलब कैलोरी और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। और फिर आया एक मुझे लगता है एक बड़ा कदम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, आईसीडीएस। ये 1975 में शुरू हुआ। जी हाँ, आईसीडीएस। ये एकीकृत शब्द ही अपने आप में बता रहा है कि यहाँ सोच थोड़ी बदल रही थी। हाँ बिल्कुल। आईसीडीएस सिर्फ पोषण तक सीमित नहीं था। इसमें स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, इन सब को एक साथ लाया गया। अच्छा। और ये सब किसके जरिए? आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं यानी एडब्ल्यूएस द्वारा। ये कार्यकर्ताएं जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम की रीढ़ हैं सही मायनों में। तो ये सिर्फ कमी पूरी करने से आगे बढ़कर बच्चे के पूरे विकास पर, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देने जैसा था। बिल्कुल, एक ज्यादा हॉलिस्टिक या कहिए समग्र दृष्टिकोण की तरफ बढ़ता हुआ कदम था। हालांकि बाद में एसएनपी जैसे कार्यक्रम भी आईसीडीएस में ही शामिल हो गए, जिससे पता चलता है कि कैसे योजनाएं समय के साथ विकसित होती हैं, इंटीग्रेट होती हैं। पोषण की बात चल रही है तो मिड डे मील योजना, स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना, उसको कैसे भूल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हालांकि मिड डे मील कार्यक्रम जो अब पीएम पोषण कहलाता है, वो तकनीकी रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय के बजाय शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। हाँ, ये बात है। लेकिन पोषण और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं। जी। इसकी शुरुआत तो तमिलनाडु में काफी पहले हो गई थी, पर राष्ट्रीय स्तर पर इसे 1995 में अपनाया गया। और इसका मकसद सिर्फ पोषण देना नहीं था, जैसा कि दस्तावेज भी बताता है। स्कूलों में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना, उन्हें स्कूल में बनाए रखना, ये भी एक बड़ा लक्ष्य था, है ना? सही कहा। और ये दिखाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चों को स्कूल आने का एक और इंसेंटिव मिला और साथ ही उनकी पोषण संबंधी जरूरतों का भी कुछ हद तक ख्याल रखा गया। तो पोषण के क्षेत्र में हमने देखा कि कैसे मतलब एक लक्षित सप्लीमेंटेशन से शुरुआत हुई, फिर एकीकृत सेवाओं तक बात पहुंची और फिर शिक्षा जैसे दूसरे क्षेत्रों के साथ भी जुड़ाव बना। जी। अब थोड़ा बाल स्वास्थ्य पर आते हैं। जो विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत चल रहे हैं, यहां भी काफी कुछ है लगता है।
हाँ, एनएचएम ने बाल मृत्यु दर कम करने पर बहुत जोर दिया है। इसमें कई स्तरों पर काम होता दिखता है। एक तरफ तो है फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, एफबीएनसी, यानी स्वास्थ्य केंद्रों पर नवजात की देखभाल। इसका मतलब जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जो जरूरी देखभाल चाहिए उसके लिए खास इंतजाम। जी, जैसे कि जहां डिलीवरी होती है वहां नवजात देखभाल कॉर्नर एनबीसीसीज होते हैं, ताकि जन्म के समय कोई दिक्कत हो, जैसे बच्चे को सांस लेने में मदद करनी पड़े, रेसिसिटेशन, तो वो तुरंत हो सके। अच्छा। और अगर बच्चा बीमार है या कमजोर पैदा हुआ है तो उसके लिए विशेष नवजात देखभाल इकाइयां एसएनसीयूज भी हैं, जहां और ज्यादा गहन देखभाल की व्यवस्था होती है। लेकिन भारत में अब भी काफी बच्चे स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर पैदा होते हैं या फिर जल्दी घर चले जाते हैं, उनका क्या? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसीलिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर यानी HBNC और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड यानी HBYC जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। होम बेस्ड मतलब घर पे जाकर? का लक्षण दिखे तो पहचान कर सही जगह रेफर करती है। ये तो हुआ कि देखभाल को आप घर तक ले जा रहे हैं। क्या ये प्रभावी रहा है? मतलब कुछ असर दिखा है इसका? हाँ, स्टडीज से पता चलता है कि घर पर नियमित देखभाल और परामर्श मिलने से नवजात और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल है। HBNC के तहत जन्म से 42 दिन तक कई बार घर का दौरा किया जाता है। अच्छा, कई बार? जी, और HBYC इसी को आगे बढ़ाता है 15 महीने की उम्र तक। इसमें पोषण, विकास, टीकाकरण, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। इन सब में एक नाम बार बार आता है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK। ये क्या है खास? JSSK ये 2011 में शुरू हुआ और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ये सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं और जन्म के 1 साल तक के बीमार नवजातों के लिए पूरी तरह से मुफ्त इलाज सुनिश्चित करता है। मुफ्त? बिल्कुल मुफ्त। मतलब दवाएं, जांच, खाना, यहाँ तक कि घर से अस्पताल आने जाने का किराया भी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ मुफ्त। इसका मकसद ही यही था कि पैसे की कमी की वजह से कोई महिला या बच्चा इलाज से वंचित न रह जाए। इसे शून्य खर्च डिलीवरी और इलाज भी कहा जाता है। इसने संस्थागत प्रसव को, मतलब अस्पताल में डिलीवरी को, काफी बढ़ावा दिया और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में वाकई मदद की। ये तो सच में बहुत बड़ा कदम लगता है, खासकर गरीब परिवारों के लिए। अच्छा, बच्चों के बीमारियों के प्रबंधन के लिए भी कुछ खास है क्या, जैसे निमोनिया, डायरिया वगैरह? हाँ, उसके लिए एक है FMNCI, फैसिलिटी बेस्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। अच्छा। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSSK है, जो स्वास्थ्य कर्मियों को बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन, मतलब रिससिटेशन में प्रशिक्षित करता है। और एक कार्यक्रम का नाम मैंने और सुना है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। ये किस पर केंद्रित है? RBS का फोकस है बच्चों में 4 Ds पर। 4 Ds? हाँ, डिफेक्ट्स एट बर्थ यानी जन्मजात दोष, डिजीजेज यानी बीमारियां, डेफिशिएंसीज यानी पोषण की कमी, और डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज यानी विकास में देरी और विकलांगता। अच्छा। इन चारों की शुरुआती पहचान करना और उनका प्रबंधन करना। और ये 0 से 18 साल तक के बच्चों को कवर करता है, मतलब काफी बड़ा दायरा है इसका। और किशोरों के लिए आजकल एडोलेसेंट हेल्थ पर भी काफी बात होती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। जी, RKSK किशोरों की, मतलब लड़के लड़कियों दोनों की खास जरूरतों पर ध्यान देता है, जैसे उनका पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, नशाखोरी की रोकथाम वगैरह। ये समझना जरूरी है कि किशोरों की स्वास्थ्य जरूरतें बच्चों और वयस्कों से अलग होती हैं। तो हमने पोषण और बाल स्वास्थ्य पे काफी बात की। अब थोड़ा मातृ स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों पर आते हैं। वैसे JSSK और एक और प्रोग्राम है JSY, ये तो माँ और बच्चे दोनों से ही जुड़े हैं ना? हाँ बिल्कुल, मातृ स्वास्थ्य भी NHM का एक प्रमुख स्तंभ है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना JSY 2005 में शुरू की गई थी। हाँ, JSY। इसमें सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर महिलाओं को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। नकद प्रोत्साहन, कैश, ये दिलचस्प है। क्या ये काम करता है? लोग आते हैं इसे? इसने निश्चित रूप से संस्थागत प्रसव की दर बढ़ाने में भूमिका निभाई है, खासकर कम विकसित राज्यों में, जहां ये प्रोत्साहन राशि थोड़ी ज्यादा होती है। इसके पीछे विचार ये था कि ये राशि महिला को अस्पताल तक पहुंचने और वहां रहने के दौरान जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसमें थोड़ी मदद करेगी। अच्छा, तो JSSK ने तो इलाज मुफ्त कर दिया और JSY ने वहां तक पहुंचने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन दे दिया।
लगता है एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, कह सकते हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। JSY पहुंचने में मदद करती है और JSSK वहां पहुंचने पर मुफ्त देखभाल सुनिश्चित करता है। इसके अलावा प्रसव पूर्व देखभाल यानी ANC की गुणवत्ता सुधारने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA शुरू किया गया। PMSMA, इसके तहत क्या होता है? फिक्स किया गया है, जहां उन्हें गारंटीड और अच्छी क्वालिटी की ANC जांच मिले। इसमें प्राइवेट डॉक्टर्स को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आकर स्वैच्छिक सेवा दें। अच्छा, प्राइवेट डॉक्टर भी? जी, लक्ष्य ये है कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोई खतरा पनप रहा है तो उसका समय पर पता चल सके। और डिलीवरी के दौरान की देखभाल, उसकी क्वालिटी के लिए भी कुछ है? उसके लिए लक्ष्य कार्यक्रम है। लक्ष्य। हाँ, इसका पूरा फोकस लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर है, ताकि प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की मृत्यु या कोई गंभीर समस्या होने की आशंका कम हो। इसमें सुविधाओं को बेहतर बनाने से लेकर स्टाफ की ट्रेनिंग तक सब कुछ शामिल है। बाप रे, इतने सारे कार्यक्रम, इनकी निगरानी कैसे होती होगी? मतलब क्या ये पता चलता है कि किस महिला या बच्चे को कौन सी सेवा मिली या कौन सी मिलनी बाकी है? कुछ ट्रैकिंग वगैरह होती है? हाँ, इसके लिए मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS जैसी वेब आधारित प्रणालियां हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को रजिस्टर किया जाता है और फिर उनकी सेवाओं जैसे ANC, टीकाकरण वगैरह को ट्रैक करने में मदद मिलती है। कोशिश यही रहती है कि कोई भी जरूरी सेवा छूट ना जाए। और क्या भारत ने वैश्विक लक्ष्यों के साथ भी खुद को जोड़ा है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह? बिल्कुल। 2014 में इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP लॉन्च किया गया था। ये वैश्विक एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के अनुरूप है। इसका लक्ष्य है 2030 तक नवजात मृत्यु दर और मृत जन्म दर को इकाई अंक यानी सिंगल डिजिट तक लाना। ये सब सुनकर लगता है कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में एक बहुत ही व्यापक मल्टी लेयर्ड ढांचा खड़ा किया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि कार्यक्रमों का जाल काफी विस्तृत है। वो जो शुरुआती दौर का कमी पूर्ति वाला दृष्टिकोण था, उससे आगे बढ़कर अब एकीकृत सेवाएं हैं, गुणवत्ता सुधार पर जोर है, व्यवहार परिवर्तन की कोशिशें हैं, जैसे संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन और ट्रैकिंग सिस्टम भी है। काफी विकास दिखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या इतने सारे कार्यक्रम होना ही अपने आप में सफलता की गारंटी है, या फिर इनके बीच तालमेल और जमीनी स्तर पर इनका पहुंचना वो ज्यादा मायने रखता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, कागज पर योजनाएं बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन असली चुनौती उनके क्रियान्वयन में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में आती है। सही बात है। क्या सेवाएं वास्तव में उन तक पहुंच रही हैं जिनके लिए वे बनी हैं? क्या उनकी गुणवत्ता वैसी है जैसी हम उम्मीद करते हैं? क्या अलग-अलग विभागों और कार्यक्रमों के बीच पर्याप्त समन्वय है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका निरंतर मूल्यांकन होना और सुधार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ योजनाओं की संख्या नहीं, उनकी प्रभावशीलता महत्वपूर्ण है। और शायद यहीं पर समुदाय की भूमिका भी आ जाती है। क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, या लोगों की अपनी भागीदारी और जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है इन सबको सफल बनाने के लिए? बिल्कुल। इन योजनाओं की सफलता काफी हद तक इस पर भी निर्भर करती है कि समुदाय कितना जागरूक है, अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को लेकर कितना सजग है और सेवाओं की मांग कितनी सक्रियता से करता है। एक इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड समुदाय, आप कह सकती हैं, इन कार्यक्रमों को ज्यादा जवाबदेह और प्रभावी बना सकता है। तो ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ योजनाओं का लाभ उठाना भर नहीं है, बल्कि ये एक तरह की साझा जिम्मेदारी है, जिसमें सरकारी तंत्र हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और खुद नागरिक भी हैं। सभी की भूमिका है। हाँ, शायद इसी तालमेल में बेहतर स्वास्थ्य का रास्ता छुपा है। इस पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।